रिवर्स ऑस्मोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। हाँ जी, एक प्योर वाटर है, उसमें साल्ट्स ऐड हो गए हैं। अब जब साल्ट्स ऐड हो गए हैं, डिजोल्व हो गए हैं, तब तो उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी में पोटेंशियल होता है डिजोल्व करने का। ठीक है, लेकिन अगर आपने उस फ्रेश वाटर में से साल्ट सेपरेट करने हैं, तो आप एक मेम्ब्रेन क्रिएट करते हो, प्रेशर ऐड करते हो, उसको साल्ट उस मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाते हैं और प्योर वाटर सेपरेट हो जाता है। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि साल्ट्स फ्रेश वाटर से सेपरेट हो गए। तो अब देखिए, बात ये है कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि एक लेस कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन एक जगह पर एक लेस है, तो वो हाई कंसंट्रेशन टू लेस मूव करता है। लेकिन और रिवर्स ऑस्मोसिस से उल्टा है बात, कि लो टू हाई मूव कर रहा होता है। सेपरेट कर दिया ना आपने साल्ट, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, और इसमें एनर्जी लगती है। नेक्स्ट है जी, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों? पोलर नेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड नहीं, वैसे इतना नहीं होते, पर पोलर नेचर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, इसकी मेजर रीजन है। ये दोनों यूनिक है। पोलर नेचर क्या है? पोलर नेचर का मतलब है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस एक साथ फिर रहे होते हैं। ये पॉजिटिव भी नेगेटिव है। अगर कोई नेगेटिव चीज आती है तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देती है, कोई भी एलिमेंट नेगेटिव। अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसके अलावा इनमें एक अट्रैक्शन है, देखो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। उस अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? इस वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलर नेचर ऑफ वाटर मेक्स इट्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किस तरह बनाती है, थोड़ा रीड कर लें। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव अ पोलर अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, हमने देख लिया कि पोलर अरेंजमेंट है उसकी। वन साइड हाइड्रोजन है, हैज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, ये सब चीज देख ली। दिस अलाउज द वाटर मॉलिक्यूल टू बिकम अट्रैक्टेड टू मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं जी, असल बात ये है। इसकी वजह से वो डिफरेंट एलिमेंट्स को अट्रैक्ट भी करता है, डिसॉल्व भी करता है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा बड़ी एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा एलिमेंट एल्यूमिनियम है। मेटल की बात हो रही है, एलिमेंट की नहीं, सॉरी, मेटल की। एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। इस बात में बड़े हैरान होते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन इतनी ज्यादा पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में। सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा, मेटल कौन सी है अर्थ क्रस्ट में? एल्यूमिनियम। एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन सा? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। गैस, मेटलॉइड और मेटल। अगर वो पूछ ले मेटलॉइड सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, फिर क्या कहोगे आप? सिलिकॉन। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट ओर है इसकी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम, ये देख लें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह जमीन से निकलते हैं, उसको फिर एल्यूमिनियम को हम सेपरेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कल भी हमने पढ़ा था इनके बारे में, जो हमें ओजोन को खत्म सर कर। सर अभी तो ये बैन हो गई है, तो अभी अभी कौन सी यूज हो रही है? नाइट्रोजन यूज हो रही अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता वैसे कि क्या यूज हो रहा है इसका मुतबादिल। नहीं, ये बैन हो गई है, ये कंफर्म है। मैंने भी नहीं सुना अभी तक इसके बैन होने का। नहीं, बैन हो गई है। हो सकता है कोई और कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हो। किसने कहा बैन हुआ है? मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में बैन हो
अच्छा, तो फिर आपने नहीं पढ़ा कि इसका मुतबादिल क्या है? नहीं सर, मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे ज़हन में नहीं है। अच्छा, जहन में नहीं है, मैं इसमें चलिए ठीक है। सर्च करके फिर। क्योंकि ये मैंने सुना था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशंस के साथ साथ हमारी जो फोटोस्टेट मशीन्स होती हैं उससे भी बहुत ज्यादा ये रिलीज होते हैं। सही। और ओजोन लेयर की वो डिप्लीशन की मेन वजह भी यही है। CFC उसमें से फोटोस्टेट मशीन में से नहीं होती, वहां से तो ओजोन गैस बनती है हाई टेम्परेचर की वजह से, O3 में, जो कि जहरीली भी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही। सही, तो आपने इसका मुतबादिल बताना है कि मुतबादिल क्या यूज हो रहा है, ठीक है? ग्रुप में आपने बताना है। सर ठीक है। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपिक। एक एलिमेंट है, वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है? उसमें थोड़ा बहुत केमिकल चेंज होता है, तो फिजिकल चेंज आ जाता है, अपीयर हो जाता है, थोड़ा बहुत स्लाइट चेंज, अरेंजमेंट कहीं चेंज हो जाए तो। कार्बन है, अब कार्बन फॉर एग्जांपल देखें, हीरा, डायमंड, ये कार्बन का बना हुआ है। ग्रेफाइट, वो जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं वो भी ग्रेफाइट, ये भी कार्बन है। कोयला भी कार्बन है। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये इसके एलोट्रॉप्स हैं। इनकी अरेंजमेंट यहाँ पर देख रहे हो आप, ये अरेंजमेंट नजर आ रही है फ्लोरेंस की। ये थोड़ी बहुत अरेंजमेंट इसकी चेंज होती है, तरतीब एटम्स की चेंज होती है, तो पूरी की पूरी उसकी शक्ल ही, फिजिक ही चेंज हो गई, यूज चेंज हो गया, उसके करेक्टर्स ही चेंज हो गए। ये एलोट्रॉपिक इसको कहते हैं, एलोट्रॉप्स हैं ये कार्बन। आइसोटॉप्स, अब पर आइसोटॉप ये क्या होता मैंने है जी? इंटरनेट पे सर्च किया है, अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज हो रहा है रेफ्रिजरेटर्स में या एयर कंडीशनर्स में। अच्छा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है जी, वेरी गुड। नोट कर लें आप सबको। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो रही है काफी, मैंने पढ़ा था। चलें, इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये इनको यूज कर लेंगे, इसकी जगह कोई और ना कोई ना कोई होगा मुतबादिल। इसको देखिए, आइसोटॉप्स को देखो। आइसोटॉप का मतलब ये है, अभी हमने एलोट्रॉप पढ़े, अब आइसोटॉप का क्या होता है? आइसोटॉप जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, तो वो एलिमेंट का नाम तो सेम रहता है, लेकिन उसके थोड़े से कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ जाता है। कैसे? देखो, ये है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। इसका मतलब ये है कि इसमें भाई आठ प्रोटॉन्स तो आठ ही रहेंगे। देखें, तमाम में देखें, आठ प्रोटॉन है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, आठ आठ। लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, 8 9 10। ठीक है, इसकी बेस पर ये हम इसको कहते हैं, ये ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं। इनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। हाइड्रोजन का जिस तरह है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 3। ड्यूटीरियम और इस तरह का ट्रिटियम मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ड्यूट्रियम हम्म, है कुछ जहन में? ड्यूट्रियम टोटियम है। न्यूट्रियम और ट्रीटियम। ट्रिटियम, जी हाँ जी, जी, ये तीन है। ठीक है। ठीक है, वो ट्रीटियम हार्ड। है और न्यूट्रियम है। जी। न्यूट्रियम पहला ड्यूट्रियम, दूसरा न्यूट्रियम और तीसरा ट्रीटियम है। नहीं नहीं, दूसरा ड्यूट्रियम है। दूसरा जो है ना, वो ड्यूट्रियम है। ठीक है, आपको न्यूट्रियम नहीं है कोई, न्यूट्रियम नहीं है, कुछ और होगा। प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और न्यूट्रियम, इस तरह का कुछ होगा। चलें। तीसरा तो सर हाँ, ट्रिटियम है शायद। तीसरा ट्रिटियम होगा, तीसरा होगा ट्रिटियम। दूसरा ड्यूट्रियम है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। चलें, इसको मजीद देख लें। तो बहरहाल आइसोटॉप्स जो है ना, इसकी डेफिनेशन ये आप हेडिंग दे के देखें, हेडिंग दें, ये डेफिनेशन लिखें, एक आधा एग्जाम्पल लिख लें। ठीक है, एक जो मैंने बता दिया है, एक हाइड्रोजन डिस्कस कर रहे हैं, वो सर्च करके लिख लें, एक दो और लिख लें बस। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, अच्छा ये देखें, ये दिया हुआ भी है, फिर भी मुझे याद था। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम।
इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। चले यहीं पे क्लियर हो। प्रो कहते हैं, देखो प्रो जो है ना वो फॉर्म होती है जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, इनिशियल फॉर्म होती है, उसको प्रो के वर्ड से याद किया जाता है। ड्यू मतलब दो हैं, इसमें दोनों है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिर्फ दो हैं। ट्रिटियम मतलब तीन है, दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, इसलिए इस रेंज में ऐसे होती है। atoms with the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes। से डेफिनेशन है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, ठीक है, बट मास डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। These are stable isotopes which do not emit radiation, and there are unstable isotopes which do emit radiations। कुछ आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं हम जबरदस्ती बनाते हैं उनको। जब जबरदस्ती बनाते हैं न्यूक्लियस उसका उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जब न्यूक्लियस एक्सेप्ट नहीं करता तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। नेचुरली भी कुछ ऐसे हैं जो इमिट रेडिएशन इमिट करते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप जिस तरह ऑक्सीजन नॉर्मल है लेकिन यूरेनियम का जो 238 है इसमें रेडिएशन होती हैं बहुत ज्यादा। क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं, फ्लोरीन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, कार्बन के 12 13 14, ये आइसोटॉप्स हैं, इस लिख दिए देखो मैंने। रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड बाय विच डिवाइस? गीगर काउंटर। गीगर काउंटर है जीजर काउंटर पर जो भी है। रेडियो एक्टिविटी, तो जब कोई एलिमेंट रेडिएशंस रिलीज करता है तो गीगर काउंटर से हम देखते हैं इसकी रेडिएशंस कितनी है। रेडियो एक्टिविटी एमर्जेस फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी रेडियो एक्टिविटी। Radioactive decay is the process by which an unstable atomic nucleus loses energy, ठीक है। और वो जो एनर्जी रिलीज करता है अल्फा बीटा गेमा के फॉर्म में। देखिए सिंपल सी बात है, एक एटम है, उसका दरमियान में न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद आपने बढ़ा दी। जब न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक रेडिएशन रिलीज करेंगे। जब रेडिएशन किस फॉर्म में, ये अनस्टेबल हो गया एटॉमिक। क्यों? क्योंकि रेडिएशन या एनर्जी रिलीज कर रहा है अपनी बॉडी से, यहाँ से रिलीज कर रहा है, और ये किस फॉर्म में होता है? अल्फा बीटा और गैमा के फॉर्म में। ये डीके होता जाता है, रेडिएशन निकलती जाती है, इसका मास भी कम होता जाता है। यूरेनियम 238, देखो अब इसका डीके का प्रोसेस है इस तरह से। ये यूरेनियम 38 है और ये डीके होता होता लेड बन जाता है, 238 से 206 पे आ जाता है। और इसमें ये दिन भी लिखे हुए हैं कितना, 4.5 10 पता नहीं कितने ये साल लग जाते हैं इसको, इसका प्रोसेस में। न्यूक्लिया इन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन के आइसोटॉप 12 13 14। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14 इज नियरली 5730 दिन, ठीक है। यानी कि 5730 दिन के बाद ये जो कार्बन 14 है, कार्बन 13 में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाफ लाइफ मतलब T12 नहीं सॉरी T/2 यूं हो जाएगा। इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ क्वांटिटी टू रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाती है। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ क्विकली अनस्टेबल एटम्स undergoes and how long stable atoms survives radioactive decay। देखिए ये एक छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके निकलते हैं, एनर्जी निकलती रहती है और ये आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन को रिलीज करता करता ये अपनी क्वांटिटी लूज कर देता है। कितना वक्त लगता है? 5730 साल। आपने सुना है कार्बन डेटिंग? ये तो अभी हाफ लाइफ हुई है 5730 में। इस हाफ की जब हाफ होगी तो फिर कितने साल लगेंगे? अच्छा सॉरी, ये डेज लिखा हुआ है, ईयर ना हो।
एन मुमकिन है कि ईयर हो, जरा कंफर्म करें इसको कंफर्म कि हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 कितनी है। कोई कर रहा है इसको कंफर्म? कामिल, जी सर जी, इसकी देखे कितनी हाफ लाइफ है। मैं सर्च कर लेता हूँ। कार्बन की सेकंड हाफ लाइफ जो है, हाँ नहीं, फर्स्ट ही देखें, ये मैं मुझे डाउट हो रहा है, डेज लिखा हुआ है, ईयर्स ना सर हो। years में है, डेज, years में है, 5730 डेज ही होगा years। सर। ईयर्स है। डेज नहीं है। जी सर। हाँ जी, ये साल है। ठीक है ना, देखो मुझे मुझे डाउट हुआ है कि साल होंगे। जी ये ईयर्स में ही है सर। हाँ, 5730 साल है इसकी हाफ लाइफ। चलो, थीटा ये निकलता रहता है। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इसका फार्मूला है, याद कर लें। वॉशिंग सोडा, a gas commonly known as laughing gas nitrous oxide। ठीक है जी, नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ दो, आप लोग हंसने लग जाओगे, मुस्कुराने लग जाओगे, लोग कहेंगे पागल हो गया। ये जो दिमागी मरीज होते हैं स्ट्रेस के बहुत ज्यादा, उनको उनको दी जाती है नाइट्रस ऑक्साइड। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन को रोक लेती है, आप कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे ठीक है स्प्रे कर दें तो ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है, ऑक्सीजन के ब्लॉक होने से आग खत्म हो जाती है। Purest form of iron is called wrought iron. Wrought iron is the purest form of iron. Solvay process is used for the manufacture of sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट है, और साल्ट किससे बनता है? सॉल्वे प्रोसेस है। सॉल्वे एक साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट ने इसको प्रोसेस को डिस्कवर किया था, जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है, यानी कि साल्ट बनता है। लाइमस्टोन, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया वगैरह। सॉल्वे प्रोसेस इज आल्सो known as अमोनिया सोडा प्रोसेस। इसको मैंने जरा बोल्ड किया है, इस पर नोट कर लेना। अमोनिया सोडा प्रोसेस कहते हैं इसको। केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर C12H22O11। रट्टा लगा लो, शुगर का फार्मूला है। ये जो हम खाते हैं, रसगुल्ले, बर्फी, गुलाब जामुन, टॉफियाँ। सर जी ये एक और चीज, इसका नेम भी तो है ना, एक केमिकल नेम इस फार्मूले का, वो भी स्किप हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने पे ये बनता है ना। वो नहीं, इसको एक सक्रोज पॉलीमर वगैरह, था वो इसमें, और सक्रोज। आ, वो भी था, और ये इनकी तीन मेजर फॉर्म थी, सक्रोज और ये वो जो ग्लूकोज, ये मोनोसेक्राइड, वैसे फार्मूला पॉलीसेक्राइड, तो। डाइसेक्राइड, वो। जी 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 जी, ये आई थिंक जी उसी का पूछ रहा था मैं। हाँ जी, ये डाइसेक्राइड है। ठीक है। विच कंपाउंड इज मोस्ट सोलेबल इन वाटर? शुगर। इनमें से कैम्फोर, सल्फर, सॉल्ट में से शुगर सबसे ज्यादा सोलेबल है। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन एंड बीट। शुगर केन से बनती है, ये चिकंदर से कम कम बनती है, आजकल बनने लगी है कुछ टाइम से। विच इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। विच इज यूज्ड एन इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल? ग्रेफाइट। हाँ जी, कोई बता सकता है ग्रेफाइट किस चीज का बना होता है?
सर कार्बन का। हाँ जी, कार्बन का, गुड, शाबाश। अभी हमने पढ़ा है ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। ठीक है, आपको तो याद नहीं होगा ज्यादातर लोगों को, जब ज्यादातर पेंसिल का इस्तेमाल होता था छोटी क्लासेस में, और ये सेल होते थे, सेल को तोड़कर फिर इस सिक्के से भी लिखा जाता था। सेल को तोड़ के फिर जी सिक्के से सर, भी लिखा जाता था। ये भी और सुई देखने की होती है बात यह है, ध्यान से देखें, आपने इसको देखना है, ये कैथोड के तौर पे काम कर रहा है, कैथोड के तौर पे काम कर रहा है। कैथोड पे आई थिंक नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है सर। जी, कैथोड पे पॉजिटिव होता है, एनोड पे नेगेटिव होता है। कंफर्म बताओ, 100% कंफर्म है? सर कैथोड पे आई थिंक पॉजिटिव होता है चार्ज, एनोड पे, उसके मुताबिक तो यही था, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करो। जी सर। सर दो तीन टाइप ऑफ सेल हैं, किसी में कैथोड पॉजिटिव है और किसी में कैथोड नेगेटिव भी एनोड पे होता है। पॉजिटिव होता है जी, मेरे पास यही आ रहा है। सर लेकिन इसमें गूगल पे, एक मिनट, आपकी आवाज गूगल सही के नहीं आ रही। जो है नेगेटिवली होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, जी, एनोड है पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इस पे नेगेटिव भी होता है ना कैथोड पे। चार्ज इसका जो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन ऑल परफ्यूम्स, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये परफ्यूम में हो जाता है। सर ये कंपाउंड कंपाउंड नहीं होगा, एलिमेंट तो नहीं होगा? हाँ, एलिमेंट तो नहीं होगा, बस ये पता नहीं क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, पास पेपर में ऐसे ही है जनाब, ये एलिमेंट लिखा है तो एलिमेंट। आप ठीक कह रहे हो। Ethanol extracted from sugarcane can be used in as an alternative fuel for cars। ठीक है, ये जो हमारा पेट्रोल वगैरह है, ब्राजील में इथानॉल ये शुगर केन वगैरह से इथानॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, ब्राजील में। द गैस इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, कौन सी है जी? ऑक्सीजन और एसिटाइलीन वेल्डिंग में यूज होती है। देखिए, अब हम हर प्रोसेस को इन डिटेल नहीं कर सकते, कुछ को देखिए, ये वैसे मैंने पिक्चर्स वगैरह डायग्राम्स ऐड किए हैं आपकी दिलचस्पी के लिए, तो थोड़ा बहुत इसको देख लें, थोड़ा सा एंजॉय करें, अदरवाइज हम हर फिनोमिना की डेप्थ में नहीं जा सकते। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो तो, अगर आप केमिस्ट्री के हो फिर तो आपको समझ आ रही होगी ना चीज़ें, लेकिन यहाँ पर अब बीएस इंग्लिश वाले भी हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा यार पहले छोड़कर आए थे सब चीज़ें, डर के भागे थे साइंस से, और आर्ट्स में चले गए थे किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, या बायो में चले गए थे, केमिस्ट्री से भाग गए थे, तो केमिस्ट्री फिर मत्थे लग गई। तो आप उसको सरफेस व्यू दे लो, लेकिन थोड़ा सा आप पिक्टोरियल डायग्राम जहन में हो तो चीज़ें याद रहेंगी। कुकिंग गैस को प्रोपेन भी कहते हैं, और ये मिक्सचर होता है बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन का, कुकिंग गैस। जैसा जो सुई गैस है, सुई गैस को सुई गैस इसलिए कहते हैं, सुई के मुकाम से निकलती है, लेकिन वो बेसिकली है कुकिंग गैस।
उसका फार्मूला यही है, प्रोपेन होता है इसमें, और कुछ ब्यूटेन के भी वो जो है ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। अभी ये जो एलपीजी होती है उसकी भी ये कंपोजिशन इन्हीं दो गैसेस पे होगी। हाँ, इन्हीं से रिलेटेड होती है। ठीक है, बर्न करने के लिए हो रही है ना वो यूज। जी। सर जी। एक एमसीक्यू आया वो था, हाइड्रोजन और मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर है वो कौन सी गैस बनती है, मतलब कोयल में से थी कोई। वो कोल गैस है। हाइड्रोजन और मीथेन का। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। हाँ, तो क्या बनता है इससे, प्लस मीथेन मैंने CH4। मैंने कोयल गैस लगाया था। हाँ, मैंने कोयल गैस लगाया था ऑप्शन इसका। आज नहीं, मुझे नहीं पता भाई, ये मेरे जहन में तो नहीं है। हाइड्रोजन C और मीथेन, पता नहीं ऑप्शंस अगर हो फिर तो कुछ, अगर वो भी फार्मूला टाइप ऑप्शंस हो फिर तो गैस कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज तो पढ़ा हुआ होगा तो। सर ये असल में इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें कोल को कोल गैस में कन्वर्ट किया जाता है साइन गैस प्रोग्रेस प्रोसेस के जरिए। हम्म। तो उसमें ये कोल से सारे वेपर्स बनते हैं। अच्छा, इस वजह से कोल गैस। अच्छा, बस ये देखो, अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो फिर तो जहन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर नहीं आता आपको आंसर तो फिर आपने डिप्रेस नहीं होना, कोई ऐसी चीज भी, क्योंकि हर फार्मूला हर चीज तो नहीं आ सकती ना हमें। विच गैस 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत जो माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रही है 80% मोर पोटेंट कौन सी है, मीथेन। ये आपको कल भी मैंने बताया था, ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड की बस क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन पोटेंट जो है ना, पावर मीथेन की ज्यादा है। brass gets discolored in air because of the presence of the following gases। ब्रास कहते हैं तांबे को। तांबे के साथ ये हाइड्रोजन सल्फाइड आए तो इसका कलर जो है ना वो खराब हो जाता है। पुराने जमाने में तांबे के बर्तन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल, ताजमहल ठीक है सफेद रंग का होता था, व्हाइट, लेकिन अब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर सॉरी येलो हो गया, क्यों, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे, बेसिकली ये एसिड रेन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, एसिड रेन की वजह से कॉज हो रहा है। इसी तरह स्मोक जो है इंडस्ट्री से निकलता है, वाटर वेपर से मिलता है तो स्मोक बन जाता है। एसिड रेन को भी हम देखते हैं, एसिड रेन में H2SO4 भी है और HNO3 भी है। जो ये जो ऑक्साइड है ना नाइट्रोजन के, ये मिलकर NO3 बनाते हैं, HNO3 एसिड। और सल्फाइड के जो ऑक्साइड्स हैं ये H2SO4 बनाते हैं, या H4S, क्या H2SO4 लिखा हुआ, एसिड रेन है। स्मोक, स्मोक और स्मोक ये बेसिकली फोग और स्मोक का पार्ट है। फोग कहते हैं वाटर वेपर जो हवा में है, और स्मोक जो हमारा धुआं निकल रहा है जहां से भी, तो आपस में मिलकर स्मोक बनाते हैं। अच्छा देखो, इंग्लिश में ये मैंने पढ़ाया नहीं था, मुझे अभी याद भी नहीं है, दो वर्ड्स के मिलाने को कोई स्पेसिफिक टर्म होती है, स्मोक और स्मोग, ये दो लफ्ज को कंबाइन करके ना एक बनाया गया है। आप इसका जरा ध्यान से ना याद रख के आप सर्च करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये नया वर्ड बनाते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, इसको जरा देख लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। प्रेशर राइज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ऑफ द लिक्विड राइज करता है। अगर एयर प्रेशर बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। एंड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड फॉल्स। इसीलिए जब हम बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं 10,000 फीट पर, तो वाटर बॉइल्स एट 194 फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री पर बड़ी जल्दी यानी कि बॉयल हो जाता है। बशर्ते ये कि वहां पे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, वो एक अलग है। तो हमारा चूंकि प्रेशर ऊपर कम होगा ज्यादा हो जाएगा, ऊपर प्रेशर कम होगा हाँ जी, तो पानी भी ऊपर प्रेशर कम होता है। कम हो जाता है प्रेशर, तो नाइन पानी भी जल्दी बॉयल हो जाएगा। लेकिन लो प्रेशर पर 100 डिग्री उसको चाहिए बॉयल होने के लिए, और हाई प्रेशर पर, सॉरी यहाँ पर हाई प्रेशर है, जमीन के नजदीक हाई प्रेशर है तो 100 डिग्री चाहिए, और पहाड़ पर 90 डिग्री चाहिए। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, साल्ट एंड वाटर बनते हैं। एसिड और बेस जब आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनते हैं। वाटर एंड साल्ट इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड। 2022-23 में क्वेश्चन क्वेश्चन एक ही तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एसिड और बेस को मिले तो साल्ट और वाटर बनते हैं। जिस तरह से कैल्शियम और SI2, एक एसिड एक बेस है, CSiO3 प्लस वाटर। वाटर तो इसमें है ही, तो वाटर कहाँ गया इसका, चलो छोड़ो वो, ठीक है। बहरहाल से स्टेटमेंट बताइए। सोलर प्लेट में क्या होता है जनाब? फोटोवोल्टिक सेल की टाइप्स है। मुझे लगता है नेक्स्ट मीटिंग फिर करनी पड़ेगी, मैंने सोचा इसमें कवर हो जाए, 3-4 स्लाइड्स आएगी वैसे। सोलर प्लेट कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? फोटोवोल्टिक सेल, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सिरामिक, ये जो सिरामिक के बर्तन है बेसिकली पोट्री यानी कि बर्तन वगैरह बनाने के लिए यूज होती है। ये ना मेटालिक है ना ऑर्गेनिक है वगैरह।